अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालात जवाबात, प्रश्न व उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स को। और लेते हैं सबसे पहला सवाल। डॉक्टर मुस्तहसन साहब जो कि CCRUM में एक रिसर्च ऑफिसर हैं, एक एक्टिव मेंबर हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। उनका सवाल था कि ख़ैर शंबर को नया इस्तेमाल करना चाहिए तो पुराना किस तरह से इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह का कन्फ्यूज़न हुआ है। इनफैक्ट हमने जो कहा है उसको दोहरा देते हैं, आप ध्यान से अगर उसमें पूरा वीडियो देखेंगे दोबारा से तो बेहतर होगा, नहीं तो वीडियो के 6 मिनट से ये शुरू होता है, आप देखें। ख़ैर शंबर को पुराना इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना हो तो बेहतर है और 3 साल पुराना हो तो और भी बेहतर है। और इसको 10 साल पुराना होने तक इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसको ये 10 साल तक इफ़ेक्टिव रहता है। नया ख़ैर शंबर इस्तेमाल करने से कभी कभी किसी केस में बोलुद्दम यानी हेमिचूरिया या पेशाब में खून आ सकता है, ये वेरी रेयर इंस्टेंस है। तो हमने कहा है कि पुराना इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म से परेशानी, नए वाले से परेशानी हो सकती है, इसलिए 1 साल रख के इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ये वेरी रेयर चीज़ है, सबको नहीं होता, लेकिन जिसको हो जाता है उसको बड़ी परेशानी होती है। जैसे कि पिछले दिनों हमारे साथ एक केस हुआ कि सफ़ूफ इक्सीर गुर्दा एक बहुत पुराना मुरक्कब है यूनानी का, और मैं भी तकरीबन 40 साल से इस्तेमाल करता हूँ। कभी किसी ने कहीं कोई शिकायत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक पेशेंट को ये दिया था तो उनको देने के बाद में उनकी ज़ुबान में 8 घाव हो गए, 8 वुंड्स, ज़ख़म बन गए 8 जगह पर, एक एक डॉट डॉट करके। बहुत तकलीफ़ हुई उनको और कई दिन तक तो वो खाना ही नहीं खा सके। ठीक है, बाद में ट्रीटमेंट दिया गया, 5-7 दिन, हफ्ता भर लगा, ठीक हो गए। लेकिन उनको इतने दिन परेशानी हो गई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक पेशेंट की खातिर, जो कि हज़ारों पेशेंट्स में से एक पेशेंट होता है, उसकी खातिर हम सफ़ूफ इक्सीर गुर्दा बनाना या इस्तेमाल करना छोड़ दें, बल्कि उसकी एक कुछ तरकीबें ढूंढनी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने इस पेशेंट आइंदा से फिर ये शुरू किया कि जब सफ़ूफ इक्सीर गुर्दा देते हैं तो उसको शरबत बसूरी में पानी डाल करके और तीनों को घोल करके और पिलाते हैं, और उसके फ़ौरन बाद से बहुत सारा सादा पानी पीने को बोलते हैं। वैसे भी हमने अपने मतलब में एक डायरी रख रखी है, हमेशा से है, बहुत पुरानी है, जिसमें कि जब कभी भी किसी भी पेशेंट को किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव होता है किसी चीज़ से, तो उसका नाम और उसकी प्रॉब्लम और सारी चीज़ें डिटेल हम उस जगह लिख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और उसको कह देते हैं कि भाई देखिए कभी भी आप आएँ तो हमें याद दिला दें कि देखिए हमें इससे परेशानी होती है, तो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेशेंट को लिख कर भी दे देते हैं हम उसको लेमिनेट करके, पेशेंट भी रखता है ताकि कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए तो वो दिखा सके कि मुझे इससे परेशानी होती है। बहरहाल ये एक बात रही। दूसरी एक कमेंट ये भी है डॉक्टर मुस्तहसन साहब का कि विटामिन डी फैट सोल्यूबल है और ख़मीरा मरवारीद और हब्बे जवाहर से इसमें कैसे फ़ायदा होगा। देखिए ये सच है कि विटामिन डी फैट सोल्यूबल है और विटामिन डी के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये भी सच है। और हम जो ख़मीरा मरवारीद में या हब्बे जवाहर में जो मिनरल्स या जो हजरियात प्रीशियस स्टोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इनफैक्ट कैल्शियम ही नहीं है, तो हम ये कह दें कि कैल्शियम पूर्ति है। लेकिन फिर भी हमने देखा है, हमारा तजुर्बा है कि जो कंप्लेंट्स विटामिन डी की कमी की वजह से पेशेंट्स में होती हैं, उनको जब भी हम दवा इस्तेमाल कराते हैं तो उनको आराम आ जाता है। अब इसको मैं अच्छी तरह, चूँकि मैं ख़ुद बनाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें ख़मीरा मरवारीद में मान लीजिए बही है, सेब है और बाकी हजरियात हैं, तो इनमें किसी भी चीज़ में कोई विटामिन डी नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ से उन अलामात में आराम आता है। इसी तरह से हब्बे जवाहर में भी सलाजीत के अलावा किसी में विटामिन डी नहीं है और वो कैल्शियम भी नहीं है, अलग ही मिनरल्स हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से हमें आराम आता है। अब ये किस तरह से जा कर के उन ऑर्गन्स को या उन सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं ताकि विटामिन डी बनने लगे। ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद विटामिन डी नहीं है, लेकिन
हो सकता है ये अंदर जा कर के जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करती हैं, या जो सिस्टम है जो कि विटामिन डी को बनाता है उसको एक्टिवेट करती हैं, या जो भी मोड ऑफ एक्शन हो इनका ऐसा करती हैं, लेकिन इससे फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ पर इत्तेफाक से डॉक्टर साहब हैं जो कि CCRU में काम करते हैं, जो एक रिसर्च ऑफिसर हैं, और उनके साथ ही तमाम रिसर्च ऑफिसर्स जो हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं उनको आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और दावत देता हूँ कि वो जैसे कि और दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं इस पे भी काम करें, देखें, जानें कि आखिर कोई ये चीज़ें विटामिन डी की चीज़ों में कमी में क्यों काम करती हैं, और उसकी वजह जो भी समझ में आए वो हमें भी बताएं, और नहीं काम करती हैं तब भी बताया जाए, ताकि एक चीज़ क्लियर हो, सामने आए। हम ये जानना चाहते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल जो होती है और थ्योरी में थोड़ा सा हमेशा ही डिफरेंस रहता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि रिसर्च ऑफिसर्स हमारे साथ हैं तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि रेग माही का बदल क्या है। देखिए, रेग माही का इनफैक्ट कोई बदल नहीं होता, और एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि मग़ज़ चिड़िया और पनीर माया शुत्र एराबी क्या है। देखिए, मग़ज़ चिड़िया का मतलब है चिड़िया, जो गोरैया जिसको कहते हैं, छोटी चिड़िया जो घरों में पाई जाती है, उसमें नर जो मेल बर्ड होता है उसके सर का जो मग़ज़ होता है, जो ब्रेन होता है, उसको लेकर के और दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। उसके पीछे जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जो नर मादा है वो बहुत देर तक इंटरकोर्स करता है अपनी चिड़िया के साथ, बार बार और बहुत बार करता रहता है। तो ये माना जाता है कि शायद उसके ब्रेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल या सेक्स हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको इस्तेमाल करने से इंसान में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और उसका सेक्सुअल पावर बढ़ेगा, टाइमिंग्स बढ़ेंगे। लेकिन मैं इस थॉट के ख़िलाफ़ हूँ, और इंसानियत के नाते भी नहीं, और ये नज़रिया भी मुझे ठीक नहीं लगता। पहले के ज़माने में खूब किया जाता था और आज के ज़माने में भी करने वाले करते हैं, लेकिन जब उसकी चीज़ दूसरी चीज़ें सब्स्टिट्यूट हैं हमारे पास, तो हमें वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह की ब्रूटिलिटी है। और दूसरा एक और है कि पनीर माया शुत्र अराबी, चेंज होना चाहिए बहुत कुछ हमारे। पनीर माया शुत्र अराबी, शुत्र यानी ऊँट, अरबी यानी अरब का, पनीर माया एक वो मुंजमद रतूबत, वो जमी हुई रतूबत जो मैदे में पैदा होती है, उसको कहते हैं पनीर माया शुत्र अरबी। आप यूँ समझ लें इसको, मैं तफसील से समझाऊँ, वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ टाइम में। लेकिन जैसे पनीर होता है, पनीर को हम दूध से बाहर जमाते हैं, जब पनीर हमें मिलता है तो हम उसको बॉयल करते हैं और जमाते हैं। इसी तरह से जो पेट के अंदर जमता है और उसमें से हासिल करते हैं उसको पनीर माया बोलते हैं। इसको पनीर, उसको पनीर माया। पनीर माया बनाने का तरीका यह है कि वो किसी भी जानवर का छोटा बच्चा लिया जाता है, जिसको कि कभी तो फ़ौरन दूध पिलाने के फ़ौरन बाद, कभी 3 दिन के बाद उसको ज़ुबाह करके और उसके जो अंदर का स्टमक है उसको निकाल करके और दोनों तरफ से बांध काट कर निकाल लेते हैं, और दोनों तरफ से बांध करके और हवा में लटका देते हैं और वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो जो दूध बच्चे ने पिया था वो खुश्क हो जाता है और उसको खुरच के जैसे थोड़ा सा निकलता है, लेकर के लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसकी मिकदार खुराक भी बस 125 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम होती है, लेकिन हम इसके भी ख़िलाफ़ हैं मतलब पसंद नहीं करते हैं इस अमल को। दूसरा ये कि ये पनीर माया किसी भी जानवर के बच्चे का बना, तकरीबन किसी भी जानवर का बनाया जा सकता है। ये बकरी के बच्चे का बनाया जा सकता है, ये भैंस के बच्चे का हो सकता है, ये गधे के बच्चे का हो सकता है, ये घोड़े के बच्चे का हो सकता है, ये खरगोश के बच्चे का हो सकता है, ये रेंडियर के बच्चे का हो सकता है। ये तमाम जितने भी जानवर हैं जो बच्चा देते हैं और चौपाए हैं जो बच्चा देते हैं और जिनके बच्चे दूध पीते हैं, उनको सेम अमल के साथ बना लिया जाता है। हालाँकि इन सब के जानवरों में जो मिजाज में और उनके दूध में फ़र्क पाया जाता है, उसी हिसाब से इनकी इफ़ेक्टिवनेस में भी फ़र्क पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक तरीका होता है, लेकिन आज के दौर में ये बात मुनासिब नहीं लगती, मैं ऐसा सोचता हूँ। जनाब फ़ातिमा मोहब्बत साहब हैं जो कहते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, मेहरबानी। एक सवाल ये भी है कि जहर मोहरा और हजरत यहूद को बारीक सहक करके इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है, जहर मोहरा को तो डायरेक्टली बिना किसी चीज़ के सहक करके और इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हजरत यहूद को अगर किसी दूसरी रतूबत के साथ, यानी कि मूली के रस के साथ, के कुल्थी के रस के साथ अगर इसका बारीक करके, पीस करके, साहिदा करके इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है।
पखान बेद पर जानकारी दें इंशाल्लाह जल्द ही। एक सवाल निशास्ता क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह हम जल्द ही बताएंगे। और एक कमेंट ये भी है कि आप अपनी दवाओं का ऐड कर रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम अपनी दवाएं बताते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। अब ये ऐड है तो अच्छी बात है। एक सवाल ये भी है कि चीनी का कबाब कैसे बनाते हैं बताएं। देखिए मेरे वीडियोस में चीनी का कबाब कैसे बनाएं ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देखें। एक सवाल ये भी है कि आप दवाएं पोस्ट करते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट का भी तरीक़ा है, प्रोग्राम रहता है, और इसके अलावा तमाम कच्ची और बनी हुई दवाएं भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, जो कि हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे से ख़रीद सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। एक सवाल ये है कि जैसे कि आजकल आसान सी चीज़ पसंद करते हैं सभी, कुछ चाहते हैं कि आसान, सब कुछ आसान हो जाए ज़िंदगी में। मुरक्कब दवा का मिजाज कैसे अख़ज़ करते हैं? मुरक्कब दवा का मिजाज अख़ज़ करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको अपनी फार्माकोलॉजी को बहुत ही साउंड करना पड़ेगा, बहुत स्टडी करनी पड़ेगी और कमांड हासिल करना पड़ेगा। जब इसके ऊपर आपका अबूर हासिल हो जाएगा तब आप अपने लेवल पे अपने आप ही बिना किसी के बताए, बिना किसी के कहे किसी भी मुरक्कब दवा का मिजाज अख़ज़ कर सकते हैं। बीपी की शिकायत हो तो अज़राकी का इस्तेमाल कैसा रहता है? एक सवाल ये भी है। देखिए ब्लड प्रेशर अगर लो है तो अज़राकी का इस्तेमाल अच्छा है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो अज़राकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सवाल ये भी आ रहा है कि माजून निस्यान को बताएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये भी करेंगे। और एक सवाल ये भी है कि मेथी के तेल से बाल बढ़ रहे हैं लेकिन उग नहीं रहे हैं। हमारा मेथी का जो नुस्खा है उसको देखकर तेल बनाया है हज़रत ने, तो देखिए उसके साथ एक हफ़्ते में 2-3 बार अंडे का तेल भी लगाएं, रोगन बेज़ैमर, इंशाल्लाह बाल उगने लगेंगे। और एक सवाल कुछ इस तरह से है कि इत्रिफल ज़मानी सर्द है फिर कब्ज़ कैसे दूर करती है? तिब पढ़ने के बाद अगर हम कैफियत की बातों पे सवाल करें तो थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए इत्रिफल ज़मानी सर्दी माइल है, मोतदिल है वैसे, लेकिन सर्दी माइल है, लेकिन वो कब्ज़ इसलिए दूर करती है कि जो हिद्दत की वजह से, जो गर्मी की वजह से, सफ़रा की वजह से आंतों को अजियत हो रही है और वो एक्टिव हो कर के फीसेस को एवैक्यूएट नहीं कर पा रही हैं, वो उनकी तकलीफ़ ये जाकर के दूर कर देती है, उनमें वो ठंडक पैदा कर देती है और वो एक्टिव हो जाती है। जब इंसान गर्मी से निढाल होता है तो उसको हम ठंडी हवा देते हैं, जब इंसान सर्दी से निढाल होता है तो उसको हम कुछ उड़ा देते हैं। जब कोई परेशानी गर्मी से हो रही है तो सर्दी की ज़रूरत होती है, सर्दी से हो रही होती है गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन लोगों में कब्ज़ आंतों में गर्मी होने की वजह से होती है तो उनको ऐसी चीज़ या कोई दूसरी और ठंडी चीज़ फ़ायदा करेगी। वेरी सिंपल। एक सवाल कुछ इस तरह से है कि खमीरा ऑपरेशन के इस्तेमाल से पाल्पिटेशन बढ़ जाने की क्या वजह हो सकती है? देखिए खमीरा ऑपरेशन पाल्पिटेशन बढ़ने की वजह दो हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उनको शुगर हो, और दूसरी वजह जो लगती है इस मामले में वो ये है कि ज़ाफ़रान इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनके हार्ट में हरारत बढ़ी और वो ऐसा हो जाता है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।